हेलो फ्रेंड्स, आज रिटेल बैंकिंग CAIIB एग्ज़ाम जो होती है बैंकिंग में, इसमें जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस मॉड्यूल बी के अंदर आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर जब भी रिटेल बैंकिंग की एग्ज़ाम होती है उसमें एक क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है और कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बहुत ईजी सा है। और ये जैसे ही पूरा टॉपिक ख़त्म करूँगा उसके बाद में 10 से 15 क्वेश्चंस भी इसके रिगार्डिंग करवाऊँगा। कुछ उसमें से पहले पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। एकदम एंड तक वीडियो देखेंगे तो ये 1 मार्क समझो आपका पक्का हो गया है। देखते हैं इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या आता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सबसे पहला क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि कोई भी प्रोडक्ट जो बैंकिंग का एक प्रोडक्ट होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि सेविंग अकाउंट है, वो एक बैंक का प्रोडक्ट है। अब उसको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या वो फेज से होके गुजरता है, तो वो क्या प्रोडक्ट लाइफ का एक साइकिल रहता है। वो साइकिल के बारे में हम जानेंगे और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है अक्सर। तो वो क्या है साइकिल, तो सबसे पहले आप है ना ये चार्ट देख लीजिए। ये चार्ट अब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यार हाँ, ये चार्ट जो है उसके अंदर हमें देखना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक कर्व है, इसके फेजेस कितने हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितने स्टेजेस हैं। तो एक्चुअली इसकी कितनी स्टेज है। नंबर 1 क्या हो गई अपने पास, इंट्रोडक्शन। नंबर 2 क्या है, ग्रोथ। 3 मैच्योरिटी और 4th है वो क्या है, डिक्लाइन। ये 4 स्टेजेस है। अब इसमें देखिएगा ये जो साइड है, इधर से थोड़ा ये करता हूँ, हाँ सेल्स, ये जो साइड है वो क्या दिखा रही है आपको, सेल्स। और इधर वाली साइड क्या बता रही है, टाइम। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा किसी प्रोडक्ट का, तो उसकी सेल्स कैसे है देखिएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है सेल्स क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये क्या है, एक कर्व है इसका। अब इसके अलग अलग 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है। अब इन 4 पार्ट को नाम क्या दे दिया गया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्या दिया है, ग्रोथ। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि जब अभी उस प्रोडक्ट को लॉन्च ही किया गया है, प्रोडक्ट को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है अभी, तो और उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ है। मैच्योरिटी में क्या है, वो एकदम पीक पर पहुंच गया है और उसके बाद क्या हो गया, वो नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए उसको क्या बोल दिया गया, डिक्लाइन स्टेज बोल दी गई है उसको। तो ये 4 इसके स्टेप्स है। टाइम के साथ साथ सेल के ऊपर जो जो असर पड़ता जाएगा प्रोडक्ट का के, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोला जाता है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अभी आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन ये पहला पार्ट है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं हम कि इंट्रोडक्शन में क्या आता है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो क्या है, पहला स्टेज है प्रोडक्ट साइकिल का। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि इंट्रोडक्शन इज विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट साइकिल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन दे दिया आपको। तो उसमें आपका आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट स्टेज आंसर क्या। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेल्स वॉल्यूम विल बी लो। तो ऑफ कोर्स यार जब नया नया प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ये तो नहीं है कि भी आपने मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को डाला और उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नहीं। सेल्स वॉल्यूम तो हमेशा स्टार्टिंग में क्या है, हमेशा क्या रहता है, लो ही रहता है। तो इसलिए ये हो गया अपने पास में कि सेल्स वॉल्यूम विल बी लो। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये आगे क्वेश्चंस में पूछी भी जाएंगी। तो उसके बाद क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट्स विल नॉट बी सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करने की एक लागत तो होती है, उसको मार्केटिंग करने की वो भी लागत रहती है। तो इस स्टेज में इंट्रोडक्शन, जो उसको इंट्रोड्यूस करने वाली जो स्टेज होती है, पहली जो स्टेज होती है, उसमें इतना रेवेन्यू उसका जनरेट नहीं हो पाता कि उसकी जो कॉस्ट लगी है उसको पूरा क्या कर पाए, कवर कर पाए। तो हाँ कमी रहेगी। तो ये बातें इसमें ध्यान रखनी, इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर इतना रेवेन्यू नहीं होता है जिससे कि ये इसकी कॉस्ट कवर हो जाए।
नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट टेक्स टाइम टू ऑक्यूपाई द माइंड्स ऑफ कस्टमर। ऑफ कोर्स जब नया नया कोई प्रोडक्ट आया है वो लोगों के दिमाग तक पहुंचने के बहुत थोड़ा टाइम लगाता है, और वही जो टाइम है उसी को क्या बोला जाता है, इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज उसको बोला जाता है। तो ये इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कि इंट्रोडक्शन है वो पहला प्रोडक्ट साइकिल का पहला स्टेज है, उसमें सेल्स वॉल्यूम होता है वो कम रहता है। तीसरा क्या है इसके अंदर कि प्रोडक्ट से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता जितना कि उसकी प्रोड्यूसिंग और मार्केटिंग की कॉस्ट कवर की जा सके। और उसके बाद में प्रोडक्ट की एक ये है ही कि कस्टमर के माइंड तक पहुंचने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, और वो जो टाइम लग रहा है उसी को क्या बोला जाता है, इंट्रोडक्शन स्टेज बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या आ रहा है अपना, ग्रोथ। ग्रोथ कौन सा था, सेकंड पार्ट था इसका। प्रोडक्ट साइकिल का क्या था, सेकंड पार्ट था। तो सेकंड पार्ट है इसके अंदर, देखिए सेकंड पार्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके चलिए, ये हमें पता है कि सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा क्या है, ग्रोथ है। चलिए दूसरा है इसके बाद में सेल्स वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट पिक्स अप। अब यहाँ पे देखिएगा कि सेल्स वॉल्यूम अब धीरे धीरे जब वो ग्रो करना स्टार्ट कर रहा है, ग्रोथ स्टेज में आ गया है। कौन सी स्टेज में आ गया है, ग्रोथ स्टेज में आ गया है, तो सेल्स वॉल्यूम है वो क्या होगा, पिकअप होगा। अब वो बढ़ेगा, प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा। अब कितना बढ़ जाएगा, तो वो देखिए प्रोडक्ट इज लाइकली टू ब्रेक इवन एंड स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट्स। प्रोडक्ट जो होगा वो ब्रेक इवन तक आ जाएगा। ब्रेक इवन क्या है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आता है ब्रेक इवन क्या पॉइंट कौन सा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस के अंदर जहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं रेवेन्यू के, जो प्रॉफिट जो होता है उसके, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे उस स्टेज तक पहुँच गया है, ग्रोथ स्टेज में जो प्रोडक्ट आया है तो उस स्टेज पे पहुँच गया है जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बराबर बराबर हो गए। तो अब यहाँ पे देखते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी मोर। अब हाँ, अब काफ़ी टाइम हो गया है प्रोडक्ट को मार्केट में आए हुए, तो कस्टमर की जो अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, वो क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ऑफ कोर्स लोगों को पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेज के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो मैच्योरिटी, ये थर्ड स्टेज है। मैच्योरिटी जो है वो कौन सी स्टेज है, इसकी थर्ड स्टेज है। ओके अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है और एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती है। ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम पीक्स। पीक्स का मतलब होता है एकदम हाइट पे होता है। जो सेल्स होती है वो इस टाइम पे मैच्योरिटी लेवल के स्टेज के अंदर जाके वो क्या होती है, एकदम हाइट पे आ जाती है, और ग्रोथ जो है वो भी एकदम हाइट पे रहती है। चलिए वाइड कस्टमर बेस, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कस्टमर बेस होता है वो बहुत ही वाइड होता है, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है उसके प्लस पॉइंटों के बारे में। आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो लोगों के दिमाग में आ चुका है, तो इससे कस्टमर बेस क्या हो गया, बहुत बढ़ जाता है इस स्टेज तक आते आते। मैक्सिमम सेल्स विद इनफ्लो ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट्स, ये देखिएगा अब यहाँ पे सेल्स क्या है, मैक्सिमम हो जाएगी, एंड इनफ्लो ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड के अंदर प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। ये एकदम हाईएस्ट स्टेज आ गई है इसकी। चलिए मैच्योरिटी नेक्स्ट क्या बता रहा है ये इसके बारे में, डिक्लाइन। अब यहाँ पे देखिएगा चौथी स्टेज आ गई है, ये क्या है, डिक्लाइन। फोर्थ स्टेज है इसकी डिक्लाइन। अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में, ऑल्सो कॉल्ड स्टेलनेस स्टेज एंड सैचुरेशन स्टेज। सैचुरेशन का मतलब होता है जहाँ पे कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, सैचुरेशन आ गया, अभी और बढ़ नहीं सकता, इसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज। तो ये जो चौथी स्टेज है डिक्लाइन स्टेज, इसका दूसरा नाम क्या है, सैचुरेशन स्टेज भी इसको बोला जाता है, या फिर स्टेलनेस स्टेज बोल देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि स्टेलनेस स्टेज का दूसरा नाम क्या है, तो उसके लिए भी आपको डिक्लाइन है, सैचुरेशन है, तो वो भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिजनेस एंड प्रॉफिट स्टेगनेट।
अब क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो स्टेगनेट हो गया, अब ज़्यादा उसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो आपको मिल रहा था वही मिल रहा है, उससे कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट बिकम्स लेस अट्रैक्टिव टू कस्टमर्स। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव लेस क्यों हो जाता है, कि आपने प्रोडक्ट बनाया वो पिछली स्टेज में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, वहाँ पे आप मैच्योरिटी लेवल पे आ गए थे, आप सेल्स भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन अब जाके वो लेस अट्रैक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि इसका एकमात्र जो रीज़न है वो क्या है, कंपटीशन। अब क्या होगा, आपने प्रोडक्ट बढ़िया बनाया, अब दूसरे भी तो आपके कॉम्पिटिटर बैठे ना मार्केट में, वो उस टाइम तक उस प्रोडक्ट के जो क्या बोलते हैं उसके कंपटीशन में एक दो और नए प्रोडक्ट उतार देंगे, तो कस्टमर्स का ध्यान कहाँ चला जाएगा, उस नए प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए वो आपके वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, अब तक लेस अट्रैक्टिव हो गया है। और इस स्टेज के अंदर अगर आप उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस नहीं लाते हो, वही प्रोडक्ट रखते हो, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लीड टू प्रोडक्ट डेथ। अब देखिए क्यों, दिस स्टेज इफ नॉट अटेंडेड प्रॉपरली। अब ये जो लोगों का ध्यान किसी और चीज़ की तरफ जा रहा है और आप उसको अटेंड अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, फिर वो प्रोडक्ट डेथ, प्रोडक्ट मर ही जाएगा, मार्केट से आउट हो जाएगा। तो ये चौथी स्टेज है जो है डिक्लाइन स्टेज। चलिए हमने 4 स्टेजेस अभी तक जानी है। सबसे पहली कौन सी थी, इंट्रोडक्शन, नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया उसका इंट्रोड्यूस किया। दूसरा क्या था, ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर कहाँ तक जा रहा था, सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट तक आ रहा था, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों ही इक्वल हो रहे थे, प्रॉफिट और जो एक्सपेंसेस है वो दोनों इक्वल हो रहे थे। उसके बाद में जो तीसरी स्टेज थी वो मैच्योरिटी थी। मैच्योरिटी में क्या हो गया, एकदम आपका ग्रोथ भी हाई है और उसके बाद में आपका प्रॉफिट भी हाई है। चौथी स्टेज क्या हो गई, डिक्लाइन स्टेज, वहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गया, गिरना स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। बैंक शुड एम फॉर कीपिंग द प्रोडक्ट इन मैच्योरिटी स्टेज एज लॉन्ग एज पॉसिबल। क्या बोल रहा है, बैंक को एम करना चाहिए, क्या एम करना चाहिए कि भी जो प्रोडक्ट है वो रहे, कहाँ रहे, मैच्योरिटी स्टेज के अंदर, जितना ज़्यादा हो सके उतना। अब ये क्वेश्चन बनता है अक्सर एग्ज़ाम के अंदर कि यार कौन सी स्टेज के अंदर प्रोडक्ट को रखने की कोशिश की जानी चाहिए, तो चारों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि उस स्टेज के अंदर जाके जो अपना प्रॉफिट है और सेल्स वॉल्यूम है वो हाईएस्ट रहता है, इसलिए क्या करना चाहिए, मैच्योरिटी स्टेज के अंदर जितना ज़्यादा हो सके उस में प्रोडक्ट को रखने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसमें, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बात सही है कि लाइफ साइकिल है वो ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं 4 फेजेस से होके ही गुजरेगा, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग साइकिल रहता है। नेक्स्ट, सम प्रोडक्ट्स हैव एन इंस्टेंट डेथ इमीडिएटली आफ्टर इंट्रोडक्शन फेज। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी रहते हैं जो क्या होगी, इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, मतलब वो डिक्लाइन स्टेज में चले जाएंगे और डेथ वहीं पे ही कि जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन फेज़ के बाद में ही, मतलब लॉन्च किया मार्केट के अंदर और मार्केट के लॉन्च होते ही वो क्या हो गया, मार्केट से आउट। किस वजह से, इसका एक रीज़न जो मुझे लगता है वो क्या है, और एग्ज़ाम यहाँ पे भी आपको मिलेगा अलग अलग बुक्स के अंदर भी, कि मार्केट की रिसर्च होती है। स्टार्टिंग में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले एक मार्केट रिसर्च की जाती है, अगर वो मार्केट रिसर्च सही नहीं हुई तो आपका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, इंट्रोडक्शन फेज के बाद में डेथ हो जाती है उस प्रोडक्ट की। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उन 4 स्टेजेस में से होके गुजरेगा ही। तो अभी ऊपर बोला था ना हमने, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट गलत हो गया है गलती से, तो वो डायरेक्ट डेथ में इंस्टेंट डेथ हो जाती है उसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
इन बैंकिंग सिनारियो में क्या है, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिपेंड्स ऑन वेदर द प्रोडक्ट इज अ कोर प्रोडक्ट और यूजमेंटेड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा दो टाइप शो हो रहे हैं यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा कि कोर प्रोडक्ट और यूजमेंटेड प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है बैंकिंग के अंदर स्पेशली प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा रहेगा। अब ये दो के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कोर प्रोडक्ट क्या होते हैं, कोर प्रोडक्ट क्या होते हैं, कोर प्रोडक्ट डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर इन। मतलब ये कोर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जिसमें ये पता चलता है, उन प्रोडक्ट को देखते ही ये पता चलता है कि आप किस बिजनेस में हो। जैसे कि सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, रिटेल लोन, टर्म लोन, ये सब क्या है, ये सब की बात आती है तो आपको पता है आप बैंकिंग के बिजनेस में हो यार, है ना। तो इसलिए ये क्या होगा कि कोर प्रोडक्ट्स हो गए वो जिनको देखते ही पता चल जाता है उनकी ये आप किस बिजनेस के अंदर हैं। तो आप बैंकिंग के बिजनेस में है तो सेविंग करंट अकाउंट तो खोलेंगे ही खोलेंगे, तो वो आपके क्या है, कोर प्रोडक्ट्स है। अब उसके बाद में कोर प्रोडक्ट्स नीड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कंटेंट। तो कोर प्रोडक्ट को ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं होती ना। अब बैंक के अंदर कोई भी बंदा आएगा तो वो पता ही है सेविंग अकाउंट खुलवाएगा या करंट अकाउंट खुलवाएगा या लोन लेने आएगा, तो ये सब आपके क्या है, प्रोडक्ट्स ही हैं। तो इसके लिए आपको अलग से मार्केटिंग नहीं करनी कि हम भाई सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो ये मार्केटिंग के ज़्यादा इनको नीड नहीं रहती है। दीज प्रोडक्ट्स हैव स्टेबल लाइफ इन ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज के अंदर इनकी लाइफ क्या रहती है, स्टेबल स्थिर लाइफ रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूजमेंटेड प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यूजमेंटेड प्रोडक्ट क्या है। अब इसमें क्या है, कोई भी दो कोर प्रोडक्ट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, यूजमेंटेड प्रोडक्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि सर कैसे, यूजमेंटेड थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि अभी हमने पीछे कोर प्रोडक्ट्स के में अंदर बात की कि टर्म डिपॉजिट होता है और दूसरा जो ये अपना सेविंग अकाउंट है, तो अलग अलग कोर प्रोडक्ट्स हैं। आजकल आप बैंक में जाओगे ना तो पता चलेगा कि बैंक एक फैसिलिटी स्पेशल अकाउंट ओपन कर रहे हैं आपके, जिसमें क्या दिया जाता है कि एक लिमिट के बाद में जैसे 50,000 रुपये आपके खाते में रहेंगे तो ऊपर के जितने भी पैसे होंगे वो फिक्स डिपॉजिट में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, जिसको FFD बोलते हैं, फ्लैक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट। तो वो एक प्रोडक्ट नया मिल गया कि अभी तक तो यार आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े रहते थे, सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट मिला करता था, लेकिन अब वो नया प्रोडक्ट मिल गया। उसमें क्या हो गया कि आपके 50,000 रुपये जब तक से ऊपर जो भी बैलेंस हो गया, जैसे कि 10 लाख रुपए अभी आपके खाते में है तो 50,000 से ऊपर 9.5 लाख रुपए की आपकी क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिकली FD बन जाएगी। उसके लिए आपको अलग से कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 9.5 लाख रुपए के ऊपर फिक्स्ड डिपॉजिट वाला ही मिलेगा, और जब चाहे जब आप पैसे विड्रॉ करने आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका विड्रॉ भी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, यूजमेंटेड प्रोडक्ट हो गया। अब ये हर किसी को तो नहीं पता होता, तो जब बैंक में जाते हैं तो बैंकर्स क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को स्पेशली आपको बताएंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे, तब जाके वो आपको पता चलता है। तो यूजमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे डेवलप्ड फ्रॉम फॉर्मल प्रोडक्ट्स बाय कंबाइनिंग टू कोर प्रोडक्ट्स एंड एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट एंड कंफर्ट्स टू द कस्टमर। तो ऑफ कोर्स एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है उसमें क्या बताया है कि कस्टमर के बेनिफिट और कंफर्ट के लिए ये प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया ना कंफर्ट कि भाई उसको न तो कोई फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए फॉर्म भरना है, न ही फिक्स डिपॉजिट तोड़ने के लिए फॉर्म भरना है, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट उसे मिलता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है लेट्स सिक्योर इम्प्रूवमेंट। अभी तक के जो है एक बार रिवीजन बता देता हूँ फटाफट आपको कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था वो कितने स्टेजेस थे, 4। कौन से इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या था ग्रोथ, तीसरा था मैच्योरिटी और चौथा था डिक्लाइन। चलिए अभी इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 51, जैसे उसके अंदर बुक में थे वैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिस्कस द बैंक्स प्रोडक्ट सर्विस लाइफ साइकिल।
तो बैंक का प्रोडक्ट या सर्विस लाइफ साइकिल क्या रहता है? तो इसमें ऑप्शंस देखिएगा। सबसे पहला क्या है? इंट्रोडक्शन। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डिक्लाइन। तो भाई इंट्रोडक्शन के बाद ग्रोथ होती है, लेकिन डायरेक्ट डिक्लाइन पे नहीं जाता, पहले वो मैच्योरिटी पे जाता है। और हमने सीखा कि टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या दिख रहा है? 4 स्टेजेस दिख रही हैं। इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है और डिक्लाइन भी है। तो इसका आंसर बन गया डी। 52 नंबर का क्या है? एट विच लाइफ साइकिल एनी बैंक शुड एम फॉर कीपिंग द प्रोडक्ट सर्विस फॉर लॉन्गर पीरियड या लार्जर पीरियड। तो इसमें देखिए कि कौन से लाइफ साइकिल में, विच लाइफ साइकिल, कौन से लाइफ साइकिल में बैंक शुड एम, बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो एम क्या करेगा? कीपिंग द प्रोडक्ट सर्विस फॉर लार्जर पीरियड। कौन से पीरियड में ज़्यादा समय तक रखना चाहेगा? तो यहाँ पे देखिएगा इंट्रोडक्शन स्टेज जो ऑप्शन है वहाँ पे क्या होगा कि यार वहाँ पे तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो उसमें ज़्यादा टाइम तक क्यों रहना चाहेगा कोई? तो नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। ग्रोथ स्टेज में ब्रेक इवन पॉइंट होता है, न प्रॉफिट न लॉस, तो वहाँ पे इस स्टेज में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहेगा। मैच्योरिटी स्टेज जो है वहाँ पे क्या है, आपको हाईएस्ट वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम रहता है और हाईएस्ट प्रॉफिट भी मिलता है, तो उस स्टेज में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रखना चाहेगा बैंक अपने प्रोडक्ट को। तो ऑप्शन क्या आया इसका? ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट द सेल्स वॉल्यूम आर लो एंड रिवेन्यूज आर इनसफिशिएंट। ध्यान से देखिएगा, कौन सी स्टेज लाइफ साइकिल की है जिसमें प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम क्या रहेगा? कम रहेगा और रेवेन्यू है वो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट किस मामले में? जो उसकी कॉस्ट लगी थी, चाहे मार्केटिंग करने की कॉस्ट थी या उसको प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट थी, वो पूरी नहीं कर पा रहा था, तो वो कौन सा है, कौन सी स्टेज है? इंट्रोडक्शन स्टेज है। तो ऑप्शन अपना ए, बहुत इजी था। नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड जनरेशन ऑफ प्रॉफिट टू स्टार्ट। भाई प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट होता है कौन सी के अंदर? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। मैच्योरिटी तो बहुत हाई लेवल पे, मतलब फिर वहाँ पे जस्ट स्टार्ट नहीं होता है, मैच्योरिटी में तो ज़्यादा होता है, डिक्लाइन स्टेज में तो घट जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है माइनॉरिटी, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है? ग्रोथ। जो भी ऑप्शन ग्रोथ होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि ग्रोथ स्टेज के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट आता है और जनरेशन ऑफ प्रॉफिट टू स्टार्ट, और प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द सेल्स और इनकम्स वॉल्यूम आर एट पीक इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। कि कब सेल्स और इनकम वॉल्यूम है वो अपने पीक पे होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तो भाई कौन सी? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर क्या आता है? वो एकदम हाईएस्ट होता है। तो अपना आंसर बहुत इजी था इस क्वेश्चन का। देखिएगा इसी के अंदर ही बार बार क्वेश्चन घुमाए जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Next, a product becomes less attractive for the customer due to various reasons. At which stage of life cycle of a product or service this happens? लेस अट्रैक्टिव कब हो जाता है? जब भाई एकदम पीक पे पहुंच गया है, आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके हैं सेम वैसा ही प्रोडक्ट लेके या फिर उससे भी और मॉडिफाइड प्रोडक्ट लेके आ गए, तब जाके आता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है आपकी? डिक्लाइन स्टेज हो जाती है। एट प्रोडक्ट बिकम लेस फॉर द कस्टमर्स ड्यू टू वेरियस रीजंस। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ? कौन सी स्टेज लाइफ की होती है? तो डिक्लाइन स्टेज होती है। नेक्स्ट क्या है? सम प्रोडक्ट्स विल हैव एन इंस्टेंट डेथ इमीडिएटली एट विच स्टेज? तो कुछ प्रोडक्ट हैं वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या फिर मार्केट रिसर्च अच्छी नहीं हुई उस वजह से किस स्टेज के बाद में वो इमीडिएट डेथ हो जाती है? उनकी इंट्रोडक्शन के फेज़ के बाद में जस्ट उनकी इमीडिएट डेथ हो जाती है, वो आगे के 3 स्टेप्स में तो जा ही नहीं पाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा था अपना।
नेक्स्ट देखिएगा, प्रोडक्ट सर्विस लाइफ साइकिल डिपेंड्स ऑन। प्रोडक्ट और सर्विस लाइफ साइकिल किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो भाई कोर सर्विस, हाँ कोर सर्विस पर तो करता है। उसके बाद बी क्या है? यूजमेंटेड प्रोडक्ट्स। यूजमेंटेड प्रोडक्ट क्या थे? जो दो या दो से ज़्यादा कोर प्रोडक्ट्स को मिला के नया बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? यूजमेंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कोर सर्विस पे भी डिपेंड करता है और यूजमेंटेड प्रोडक्ट पे भी करता है, क्योंकि यूजमेंटेड प्रोडक्ट है वहाँ पे मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, कोर सर्विस है वहाँ पे मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही उसके अंदर मतलब अच्छी सेल्स देता है। तो लाइफ साइकिल है, सर्विस लाइफ साइकिल है, वो डिपेंड किस पे करता है? कोर सर्विस और यूजमेंटेड प्रोडक्ट। तो अपना आंसर क्या बनेगा? डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 59 नंबर, इन बैंक्स व्हाट आर कोर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। बैंक में कोर प्रोडक्ट और सर्विस क्या होता है? तो भाई बैंक के अंदर कोर प्रोडक्ट क्या है? सी, सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट और ग्रुप हेल्थ प्रोडक्ट्स, यही हुआ ना। अब यहाँ पे और देखिए क्या है, ए ऑप्शन, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। क्या बैंक में हर पर्सन के पास में इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग होती है? नहीं। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेलिंग, ये क्या कोर प्रोडक्ट है बैंक का? नहीं। डिमांड और टाइम डिपॉजिट ग्रुप हेल्थ प्रोडक्ट्स, नहीं, ये भी कोर प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन कोर प्रोडक्ट में क्या आएगा? सेविंग अकाउंट, कि एक हर पर्सन का बैंक में खाता तो होता ही होता है, ये कोर प्रोडक्ट एंड सर्विस में से आ गया ये। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नीड अराइजेज फॉर मार्केटिंग ओरिएंटेशन। कौन से काइंड बैंक प्रोडक्ट ऐसे और सर्विसेज हैं जो अराइजेज फॉर मार्केटिंग ओरिएंटेशन, जिनके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत होती है? तो मार्केटिंग की ज़रूरत किसके लिए होती है? यूजमेंटेड प्रोडक्ट्स के लिए होती है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? यूजमेंटेड प्रोडक्ट्स, बी ऑप्शन रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट साइकिल। प्रोडक्ट साइकिल के रेस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है? नीचे आपको 3 यहाँ पे दिख रही हैं स्टेटमेंट्स। चलिए देखते हैं, पहली स्टेटमेंट क्या है? इन द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट द सेल्स वॉल्यूम विल बी लो एंड रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट्स विल नॉट बी सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग एंड सर्विसिंग। हाँ, तो ये पहला तो सही है कि इंट्रोडक्शन स्टेज में इतना जो प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, सही है। दूसरा क्या है? इन द ग्रोथ स्टेज विच इज द सेकेंड स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द सेल्स वॉल्यूम्स रिमेन स्टेगनेंट। ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या है? विच द सेकेंड स्टेज, हाँ ये बात भी सही है कि ये क्या है? सेकेंड स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। द सेल्स वॉल्यूम्स रिमेन्स स्टैगनेंट, ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले हिस्से को देख के करोगे तो ये सही है, लेकिन लास्ट वाला हिस्सा देखोगे, सेल्स वॉल्यूम रिमेन स्टैगनेंट, स्टैगनेंट नहीं रहता है, ये बढ़ रहा होता है ग्रोथ स्टेज के अंदर। तो बढ़ रहा होता है, ये तो कहाँ डिक्लाइन स्टेज जब आती है तब जाके स्टैगनेंट होता है। तो ये दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? रॉन्ग। इन तीसरा क्या है? इन द मैच्योरिटी स्टेज देयर इज मोर ग्रोथ एंड सेल्स वॉल्यूम पीक्स। तो क्या है? मैच्योरिटी में तो हाँ सेल्स ग्रोथ क्या होते हैं? अपने पीक्स पे होते हैं। तो थर्ड वन इज द करेक्ट वन। तो अभी अपने पहला और तीसरा 2 करेक्ट हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी चूज कर लिया जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ये वीडियो देखते हुए तो डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो आपको, और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अच्छे टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू।